सबसे बड़ा सवाल ये है उस बैठक से कि आखिर जो इतना बड़ा बारात सजाया गया उसका दुल्हा कौन। उन्होंने मोदी जी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का चेहरा वही होगा जिसकी पत्नी होगी, यानी बिना पत्नी वाले प्रधानमंत्री नहीं। लालू यादव के नज़र में अगर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पत्नी वाला आदमी ही होगा तो केवल राहुल गांधी ही नहीं, नीतीश कुमार भी उनके नज़र में नहीं है। वो बिहार के माहिर खिलाड़ी हैं, माहिर के पाठक है, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफ़ी चहेते हैं और 2005 से लगभग नीतीश कुमार के साथ में रहे। मोदी है तो महंगाई है, और भी कई तरीके की बातें उनके बारे में कही गई, जैसे कि आज जो टमाटर का भाव है वो पहले जो था 40 रुपया आज हो गया है 200 के करीब टमाटर बिक रहा है, दाल महंगा हो गया है, मिर्ची महंगा है। वो विपक्षी कह रहे हैं कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, मोदी है तो महंगाई है। अगर वही सत्ता में रहते तो जैसा कोरोना का आक्रमण था, जैसे कोरोना काल में अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई, पूरा देश शिथिल पड़ा हुआ था, वैसे अगर वो लोग रहते तो इससे ज़्यादा महंगाई रहती है। रुपया और डॉलर की बराबरी करने चले थे, काला धन वापस लाने चले थे, लेकिन टमाटर और पेट्रोल का दाम जो है वो एक कर गए। तो भाजपा जब भी शासन में आती है तो देश का कर्ज घटाती है और देश को सामर्थ्यवान बनाती है, सशक्त बनाती है। 2024 का इलेक्शन जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे जो राजनीतिक दल है, विपक्षी पार्टियां हैं, बीजेपी से जो विरोधी पार्टियां हैं, वो एकजुट होने का प्रयास कर रही हैं और साथ में बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के जो आला अधिकारी हैं, नेता हैं, वो सभी आपस में एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद है सिवान के भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री अवधेश सिंह जी, उनसे हम बातचीत करेंगे। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि बीजेपी विपक्षी एकजुटता को तोड़ने का काम कर रही है, इस पे आपका क्या कहना है? भाजपा का अपना संकल्प है कि सबका साथ सबका विकास। इसका ज्वलंत उदाहरण नीतीश जी पर है कि नीतीश जी भाजपा का साथ छोड़ के महागठबंधन के पास गए, वहाँ उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ, आपसी स्वार्थ के चलते दोनों पार्टी में अनबन हुआ, भाग के फिर भाजपा में आए, फिर अपनी स्वार्थ महत्वाकांक्षा के लिए कि हम देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, सबकी अपनी अपेक्षा होती है। इस चक्कर में वो फिर महागठबंधन में जाके मिल गए, लेकिन फिर अभी दलदल में जाके फंस गए हैं और उनको स्वार्थ की इतनी लिप्सा बढ़ गई है कि दोनों पार्टी में टकराव की स्थिति है और कब गठबंधन टूटेगा इसका हम लोग नहीं विचार कर सकते हैं, वो स्वयं नीतीश जी और तेजस्वी जी बताएंगे, क्योंकि सब सामने आ रही है। आज शिक्षा मंत्री 3-4 दिन हो गया सचिवालय नहीं जा रहे हैं, के पाठक जो है वो सही काम कर रहे हैं तो इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। इस तरीके से विपक्षी दलों की बैठक हुई और सभी दलों को, पूरे देश के जितने भी विरोधी दल हैं या कह लीजिए भाजपा विरोधी दल हैं, सभी एकजुट होने की बात कही गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है उस बैठक से कि आखिर जो इतना बड़ा बारात सजाया गया उसका दुल्हा कौन होगा। ये तो उन लोगों को निर्णय करना चाहिए, आज तक निर्णय नहीं हुआ, ना इलेक्शन के दिन तक होगा। इसलिए जिस तरह जनता पार्टी के रिजिम में कोई दुल्हा नहीं हुआ और मोरारजी भाई को बना दिया गया, उसके बाद उनको धक्का मार के चौधरी चरण सिंह ही आ गए, उनको धक्का, उनके बाद चंद्रशेखर जी आ गए, लेकिन कहीं किसी का जब तक लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा तब तक मिशन पूरा नहीं होगा। इसलिए लक्ष्यहीन महागठबंधन है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है, जहाँ तक मेरी अपनी राय है। अभी हाल के दिनों में लालू प्रसाद दिल्ली गए थे और दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनसे जब पूछा गया कि आखिर जो विपक्षी एकता हुई है उसका, यानी आने वाला 2024 का जो इलेक्शन होगा लोकसभा का, उसमें प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो उन्होंने मोदी जी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का चेहरा वही होगा जिसकी पत्नी होगी, यानी बिना पत्नी वाले प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अगर देखा जाए तो जो एकजुट पार्टी है, जो विपक्षी पार्टी है, उसमें राहुल गांधी अविवाहित हैं, नीतीश कुमार की पत्नी अभी नहीं है, तो इस पे आपका क्या कहना है?
इसमें सीधा उनका लालू जी का निशाना नीतीश कुमार और राहुल गांधी पर है कि ये दोनों नहीं बने क्योंकि ये दोनों की पत्नी नहीं है और वे स्वयं अपने पुत्र को प्रधानमंत्री की सपना देख रहे हैं कि अपने पुत्र का भी पत्नी है और उनको भी पत्नी वाले हैं। तो ये मरते समय, आज तक तो नहीं हुआ उनका स्वप्न पूरा, तो मरते समय अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं कि ये एक सिद्धांत बन जाए। जैसे योगी जी ने एक उदाहरण पेश किया है कि 3 से अधिक लड़के वाले चुनाव नहीं लड़ेंगे और मंत्री नहीं बनेंगे, कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। यह नियम जिस दिन लागू हो जाएगा तो देश के लिए और देश हित में बहुत बढ़िया ये परिभाषित होगा। क्या आपको क्या लगता है कि जो विपक्षी एकजुटता की बात हो रही है उसका असली चेहरा, प्रधानमंत्री का असली चेहरा कौन होगा? ये तो विपक्षी दल के नेता ही बताएंगे। विपक्षी दल के नेता तो कुछ और अनर्गल बयाने दे रहे हैं। वो पहले एकजुटता दिखाकर सीट बंटवारा कर लें। सीट बंटवारा करने के बाद कौन कौन आ रहा है। अब लालू यादव का जो स्टेटमेंट है कि प्रधानमंत्री जो होगा नरेंद्र मोदी के बाद वो बिना पत्नी वाला आदमी नहीं होगा। तो नीतीश कुमार की पत्नी नहीं है, उधर राहुल गांधी अविवाहित हैं, ममता बनर्जी को भी ले लीजिए, वो भी कुंवारी है। तो अब पत्नी वाला जो है, अब किस पत्नी वाले को लालू यादव प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं ये तो लालू यादव बताएंगे, ये दूसरा कोई बता नहीं सकता है। यानी आपके कहने का मतलब है कि बिहार राहुल गांधी जो होंगे वो अगले प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं होंगे। वो तो मतलब लालू यादव के नज़र में अगर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पत्नी वाला आदमी ही होगा तो केवल राहुल गांधी ही नहीं, नीतीश कुमार भी उनके नज़र में नहीं है। वो बिहार के माहिर खिलाड़ी हैं, माहिर राजनीतिज्ञ हैं। और जो माहिर राजनीतिज्ञ है वो तो अपना कोई ना कोई गणित सेट कर रहा होगा। हम लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ की राजनीति देख रहे हैं, लेकिन वहाँ क्या चल रहा है उसके अनुसार ना लालू यादव स्टेटमेंट देंगे। तो अब तो ये लालू यादव के अभी देखा जाए तो बिहार में महागठबंधन की सरकार टूटने के कगार पर है। उसका कारण है मेन जो शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर जी कुछ और कर रहे हैं और उनके जो शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं के पाठक, IAS के पाठक, वो अलग तरीके से अपना काम कर रहे हैं। एक तरफ जो के पाठक है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफ़ी चहेते हैं और 2005 से लगभग नीतीश कुमार के साथ में रहे हैं। जब बिहार में शराबबंदी लागू की गई थी उसमें भी काफ़ी सहयोग किया था के पाठक ने, और जब ज़रूरत पड़ती है नीतीश कुमार जी को तब वो के पाठक को बुला लेते हैं। के पाठक सर्वमान्य है कि ईमानदार व्यक्ति हैं और बिहार के सबसे ईमानदार पदाधिकारी में उनकी नाम आती है। इसीलिए नीतीश जी को जब जब ज़रूरत पड़ती है तो उनका उपयोग करते हैं। अभी शिक्षा विभाग में बिहार का सबसे ज़्यादा फंड 40,997 करोड़ रुपया गया है। इसीलिए रखवारी के लिए वहाँ पर रखा गया है के पाठक जी को कि ये इनकी ईमानदारी का मिसाल सारा जग जाहिर है। कोई उनके सामने एक भी पैसा इधर से उधर नहीं गबन नहीं कर सकता है। भ्रष्टाचार का नामो निशान मिटा सकते हैं हमारे के पाठक, जिससे बेचैनी बढ़ी है इन भ्रष्टाचारियों को। हम किसी पर उंगली उठाना नहीं जानते हैं, लेकिन ये पैसे के मामला है। नीतीश जी फंड तो दे दिए हैं लेकिन वहाँ चाकूदार के रूप में के पाठक को खड़ा कर दिए हैं, जिससे बेचैनी बढ़ गई है राजद के मंत्री और नेताओं। देश में जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है उसको देखते हुए विरोधी पार्टियों ने एक नारा दे दिया कि मोदी है तो महंगाई है। और भी कई तरीके की बातें उनके बारे में कही गई, जैसे कि आज जो टमाटर का भाव है वो पहले जो था 40 रुपया आज हो गया है 200 के करीब टमाटर बिक रहा है। दाल महंगा हो गया है, मिर्ची महंगा हो गया है। तो इस पर काफ़ी सारी बयानबाजी हो रही है। इसको लेकर के आप क्या कहिएगा? ये तो समय समय पर
खास करके मोदी है तो महंगाई है, ऐसा ये कितना सत्य है? ये तो बिल्कुल असत्य है। मोदी जी तो इसी के लिए बदनाम हैं कि सब पर कड़ाई कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये व्यवसायियों का पार्टी है, लेकिन व्यवसायी रात दिन कोसते हैं हमारे नरेंद्र मोदी को। ये जीएसटी लगा दिया, हम लोगों को परेशान कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो व्यवसायी अलग उनको एक काला अथी दिखा रहा है, अपनी जुबान से उनको खोटी अपना खोरी खोटी सुना रहा है। और ये जो अपराधी तत्व हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, ये लोग जनता को गुमराह करने। आप बताइए कितनी सच्चाई है? मोदी है तो महंगाई है, विपक्षियों का नारा है। हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि सरकार का कोई भी कदम है, उस कदम का विपक्षी दल विरोध करेगा। अब विपक्षी दलों को कोई ना कोई बहाना चाहिए। कौन सी सरकार आई जो पहले से महंगाई कम की? दिन प्रतिदिन महंगाई हर सरकार में बढ़ी है। कोरोना आया, कोरोना काल में जो विपक्षी कह रहे हैं कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, मोदी है तो महंगाई है, अगर वही सत्ता में रहते तो जैसा कोरोना का आक्रमण था, जैसे कोरोना काल में अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई, पूरा देश शिथिल पड़ा हुआ था, वैसे अगर वो लोग रहते तो इससे ज़्यादा महंगाई रहती है। कोई मायने नहीं रखता, उन लोगों का स्लोगन है, अपना स्लोगन वो लोग दें, दूसरा कोई बात नहीं है। एक और आरोप है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस समय रुपया और डॉलर एक बराबर था, लेकिन आज रुपए की कीमत घट करके डॉलर के 80 रुपये के बराबर हो गई, $1 की कीमत हो गई है। तो इस पे भी लोगों का कहना है कि रुपया और डॉलर की बराबरी करने चले थे, काला धन वापस लाने चले थे, लेकिन टमाटर और पेट्रोल का दाम जो है वो एक कर बैठे। तो इसके लिए तो शुरू से जो सरकार रही है वही जिम्मेवार है। एक दिन में व्यवस्था बन नहीं सकती। कोई भी परिवार अगर समकक्ष है और उसकी व्यवस्था गड़बड़ है और वो पिछड़ गई, तो आज के दौर में उसको तो पिछड़ना ही है। वो कोई मायने नहीं रखता। कहने के लिए क्या कांग्रेस गारंटी ले रही है कि रुपया और डॉलर को बराबर कर देगी? किसी सरकार से होने वाला नहीं है। धीरे धीरे अर्थव्यवस्था सुधरेगा। चलिए हम बात करते हैं बिहार सरकार की। बिहार में अभी महागठबंधन में टूट है और एक दावा लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर से बाजी पलटेंगे और फिर से एक बार बीजेपी के पाले में जाएंगे। इस पे आप क्या कहिएगा जी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश जी को अब भाजपा कभी ले नहीं सकती है। नीतीश जी यदि गठबंधन को तो आखिर इसका क्या कारण है कि नीतीश जी जो है वो भाजपा में नहीं जा सकते हैं? भाजपा में आने के लिए वो बेचैन है। भाजपा के पास तो संदेश भेज रहे हैं। अच्छा। अपने एमपी विधायक लोगों के जो उन भाजपा के कांटेक्ट में उनसे प्रयास कर रहे हैं संपर्क साधने का, लेकिन भाजपा जो है उनसे अब खिन्न हो गई है उनके आचरण से। इसीलिए अब उनको तो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती है भाजपा। भले ही वो अपना विधानसभा भंग करके चुनाव करा लें और अन्यथा अल्पमत में सरकार आ जाएगी, राष्ट्रपति शासन स्वतः लग जाएगी। अच्छा, एक बात बताइए, नीतीश कुमार जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी क्राइम हो उस पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। तो अब जो तेजस्वी यादव हैं उप मुख्यमंत्री, उन पर चार्जशीट दायर हो गया है। जो मामला था लैंड फॉर जॉब स्कैनिंग का, उस पर उन पर चार्जशीट दाखिल हो गया। अभी वो विदेश में है। जब विदेश से आएंगे तो क्या, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार उनसे इस्तीफा लेंगे या नीतीश कुमार फिर से इस्तीफा देंगे? देखिए, नीतीश कुमार ईमानदार व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सोहबत का भी असर पड़ता है हर आदमी के ऊपर। घोटालेबाज लोगों के बीच में फंस गए हैं। अब नीतीश कुमार की स्थिति, वो जो देहात में एक हिस्सा है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, वही हाल हो गया है।
अगर तेजस्वी से इस्तीफा मांग रहे हैं तो उनकी सरकार चली जा रही है। अगर उनकी सरकार चली जा रही है तो उनका विपक्षी एकता खंडित हो रहा है। अब नीतीश कुमार अभी दोहमच में फंसे हुए हैं। अब ये नीतीश कुमार की नैया किस किनारे लगेगी अभी नीतीश कुमार को मालूम है, ये दूसरा आदमी नहीं बता सकता है। इस्तीफा अगर मांग रहे हैं तो विपक्षी एकता खंडित, अगर इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं तो जो उनकी छवि है उस पर ग्रहण लग रहा है। तो नीतीश कुमार की स्थिति बहुत दयनीय है। तो इसका तो साफ उदाहरण ये है कि नीतीश कुमार जी खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। वैसे आदमी को इस्तीफा दे देना चाहिए, फिर से चुनाव में आना चाहिए। अगर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं इसका मतलब है कि उसका समर्थन कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के ऊपर जो चार्जशीट है और तेजस्वी यादव के ऊपर जो आरोप है, इसका मतलब है कि साइलेंट रूप से उसका समर्थन कर रहे हैं, दूसरा कोई बात नहीं। तो आगे क्या होगा नेताजी? अब बताइए कि भाजपा का जो 2024 का मिशन है उसका क्या लक्ष्य है? 2024 में पूर्ण बहुमत में 350 से ऊपर नरेंद्र मोदी भाई MP जिता के लाएंगे। आप 350 कर रहे हैं, लालू जी कह रहे हैं कि हम 300 लाएंगे, कैसे संभव? वो तो समय बताएगा, जनता के हाथ में, ना हमारे कहने से होगा ना लालू जी के कहने से। वो तो जनता अपना मूड बना चुकी है और इसका स्पष्ट प्रमाण है कि उतना भीषण बारिश में गोरखपुर में अभी नरेंद्र मोदी 2 दिन पहले आए थे तो जनता ने अपना उद्गार जाहिर किया, पानी में भीज कर नरेंद्र मोदी का भरपूर सहयोग किया और समर्थन किया। देश में देखा जाए तो एक अकेले प्रधानमंत्री मोदी हैं और उनके विपक्ष में सारे देश के जितनी विपक्षी पार्टियां हैं वो एकजुट हो गई हैं। तो क्या लगता है कि कुछ असर पड़ेगा इसका? इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। मोदी जी का लक्ष्य जो है विकास से संबंधित है और विकास पुरुष है। इसका ज्वलंत उदाहरण है कि आज अमेरिका जो है सबसे बड़ा देश है तो 30,400 करोड़ का कर्ज है उसके ऊपर और चीन के ऊपर 13,000 करोड़ का कर्ज है, जबकि इंग्लैंड के ऊपर 9,200 करोड़ का कर्ज है और फ्रांस के ऊपर 7,320 करोड़ का कर्ज है, जबकि भारत के ऊपर मात्र 400 करोड़ का कर्ज है। अभी भारत के ऊपर मात्र 400 से लेकर 600 करोड़ 620 करोड़। तब जहाँ उन लोगों को 30,000 करोड़ जो बड़े अमेरिका के ऊपर है, हमारे यहाँ 600, जबकि हमारे यहाँ 50,000 करोड़ का कर्ज हुआ करता था। कब की बात कर रहे हैं? आज से 20 वर्ष पहले, आज से 20 वर्ष पहले 50 वर्ष पहले किसकी सरकार थी? 20 वर्ष पहले उनकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। 70 वर्ष राज किया कांग्रेस, 72 वर्ष। फिर भी उसने अपनी कर्ज की पटरी समाप्त नहीं कर पाई, लेकिन अटल जी समाप्त किए थे, तब तक मनमोहन जी आके उसको और बढ़ा दी। तो भाजपा जब भी शासन में आती है तो देश का कर्ज घटाती है और देश को सामर्थ्यवान बनाती है, सशक्त बनाती है। इसी का भय सताता है भ्रष्टाचारियों को लूटने का मनता नहीं है। कभी भी षड्यंत्र उसका फेल हो जाता है, जिसके चलते वे लोग हमेशा भाजपा पर अपना निशाना साधता है, चाहे नरेंद्र मोदी। आप बताइए विपक्षी एकता का जो आने वाला चुनाव है उसका कुछ असर पड़ेगा बीजेपी पर? देखिए, विपक्षी एकता, कांग्रेस जो है, कांग्रेस विपक्षी एकता में कांग्रेस है, ममता बनर्जी हैं, सभी दल एकजुट हुए हैं। हर राज्य में कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो पहले ये एकता बना रहे हैं, चुनाव तक इन लोगों का एकता रह जाए तब तो विपक्षी एकता का नाम लिया जाएगा। केजरीवाल, क्या केजरीवाल राहुल गांधी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट मानेंगे? क्या नीतीश कुमार को मानेंगे?
लालू यादव, बंगाल में कांग्रेस का ना बंगाल में ममता बनर्जी जो है वो क्या केजरीवाल को मानेंगी, नीतीश कुमार को मानेंगी? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी ये लोग विपक्षी एकता के नाम पर बैठक कर रहे हैं, अपना गुलछरा उड़ा रहे हैं, उड़ाएं। चुनाव आएगा सब विपक्षी एकता बिखर जाएगी, इन लोगों का स्वार्थ जगेगा, कोई एक जगह नहीं रहेगा।